हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में जाना था और आपको वहाँ पर ये बताया गया था कि कोई भी कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की सीमा के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। कुछ क्लॉजेज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, जो कि 6 क्लॉजेज़ हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी दी गई थी। वहाँ पर आपको ये भी बताया गया था कि किसी भी कंपनी के निर्माण के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और बिना इसके किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण नहीं हो सकता। उसी से संबंधित एक और डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में आज हम जानेंगे और जिसका नाम है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसे हिंदी में पार्षद अंतर नियम के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की आवश्यकता या अनिवार्यता है, ठीक उसी तरीके से पार्षद अंतर नियम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की भी अनिवार्यता एवं बाध्यता है। कंपनी चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, उन सभी कंपनियों को पार्षद अंतर नियम या जिसे हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण आवश्यक हो जाता है। बिना इसके कंपनियों का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। एक बात और आपको ध्यान में रखना है, पार्षद अंतर नियम कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के से सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। जैसा कि आपको बताया गया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट को फॉलो करता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट प्लस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दोनों को फॉलो करता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के एक्सटर्नल अफेयर से डील करता है, एक्सटर्नल वर्ड से डील करता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के आंतरिक मामलों, जिसको हम इंटरनल मैनेजमेंट बोलते हैं, उससे संबंधित होता है और कंपनी के जो भी आंतरिक नियम, उपनियम या संनियम, लॉज, बाई लॉज होते हैं, उन सभी की जानकारी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दी जाती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सेकेंडरी डॉक्यूमेंट बोला जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और एक और बात जो कि कंपनीज एक्ट 1956 में हुआ करती थी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाने की बाध्यता पब्लिक कंपनियों को नहीं हुआ करती थी, लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कंपलसरी या आवश्यक कर दिया गया है। अर्थात एक कंपनी के निर्माण के लिए जिस तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आवश्यक है, ठीक उसी तरीके से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी बनाना आवश्यक हो जाता है। चलिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में जान लेते हैं। मैंने अभी बताया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्सटर्नल वर्ड से डील करता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी के संचालन के, एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन के जो भी मामले होते हैं, आंतरिक नियम होते हैं, संनियम होते हैं, वो सभी डिफाइन होते हैं, उन सभी को परिभाषित किया गया होता है। एक कंपनी कैसे चलेगी, ये उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताएगा। कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के, उसके संचालन के क्या नियम होंगे, इसकी भी जानकारी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई होती है। चलिए तो इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी ठीक उसी तरीके से जैसा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन किया गया है इंडियन कंपनीज एक्ट में, उसको परिभाषित किया गया है। परिभाषा भी लगभग एज इट इज़ सेम टू सेम है जैसा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की थी। यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 डिफाइन किया गया है और उसके अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है वो आपके सामने है। आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम in pursuance of any previous company law or of companies act। मतलब ये परिभाषा ये बताने का प्रयास करती है, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में डिफाइंड है, कि किसी भी कंपनी का पार्षद अंतर नियम वह अंतर नियम होता है जो कि पुराने किसी भी कंपनी अधिनियम के अनुसार बना हो या वर्तमान के कंपनी के अनुसार बना
कंपनी अधिनियम के अनुसार बना हो और जिसमें समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो जिस तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डिफिनीशन हम लोगों ने जानी थी, वहाँ पर भी यही बात बोली गई थी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी पुराने कंपनी अधिनियमों के अनुसार बना हो और जिसमें समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता हो। ठीक उसी तरीके से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की भी बातें और परिभाषा हैं और उसको आपके सामने रखा गया। सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 को आप याद रखिएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइंड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में डिफाइंड है। एक और बात मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में उसकी परिभाषा में जो कि सेक्शन की परिभाषा है उसमें किसी भी बात का पता नहीं लगता है, ठीक उसी तरीके से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में भी उसके कॉन्सेप्ट का अंदाज़ा हम उसके सेक्शन में दी गई परिभाषा से नहीं लगा सकते। इसलिए हमको कुछ और भी बातें जानने ली होंगी। लॉर्ड केन्स ने भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को डिफ़ाइन किया है और उन्होंने ये बताया कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी के बायलॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं। मतलब किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो नियम, संनियम और उपनियम होते हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड होते हैं। चलिए कुछ और भी बातें हम जान लेते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के क्या कंटेंट होते हैं या क्या विषय वस्तु होती है या क्या अंतर वस्तु होती है। जिस तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ चीज़ें सेट होती हैं, जैसे नेम क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, ये सारी चीज़ें सेट होती हैं और सेम होती हैं। लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चूँकि कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं और एक कंपनी का आंतरिक नियम दूसरे कंपनी के आंतरिक नियम से अलग हो सकता है, टोटली डिफरेंट हो सकता है। इसलिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कोई रॉकेट साइंस वाले नियम अप्लाई नहीं होते हैं। जिस तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सेट फार्मूला होता है, सेट चीज़ें होती हैं कि नेम क्लास में नेम बताना है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑब्जेक्ट बताना है। लेकिन एक कंपनी का आंतरिक नियम कंपनी जिस सीमा तक चाहे उस सीमा तक उसे एक्सटेंड कर सकती है और बना सकती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना होता है कि कंपनी को अपने नियमों को बनाते समय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ध्यान रखना होता है और कंपनीज़ एक्ट का ध्यान रखना होता है कि उसके ऐसे कोई भी नियम न हो जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की सीमा के बाहर जाए और कंपनीज़ एक्ट 2013 की सीमा के बाहर जाए। तो चलिए अंतर वस्तु को जान लेते हैं या विषय वस्तु को जान लेते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। यहाँ पर आपके सामने पहले से कंटेंट्स लिखे हुए हैं और मैं आपके सामने उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। The articles usually contains rules regarding following matters। मतलब सामान्यतः किसी भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इस तरह के नियम हो सकते हैं जो कि कंपनी से संबंधित हो सकते हैं। मैंने बोला आपसे कि कोई रॉकेट साइंस वाला नियम नहीं है। एक कंपनी अपने नियमों को अपने अनुसार बना सकती है, जिस हद तक चाहे उसे उस हद तक एक्सटेंड कर सकती है। तो यहाँ पर जो नियम हो सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहाँ पर वो बातें आपके सामने दी गई हैं। तो यहाँ पर 16 सामान्यतः वो नियम और भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ये 16 नियम वो अपने कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एम्प्लॉय कर सकते हैं। चलिए तो जान लेते हैं इनको। पहला, अडॉप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अडॉप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, एक कंपनी के जो प्रारंभिक अनुबंध होते हैं उनकी स्वीकार्यता का नियम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया जाता है। नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स, एक कंपनी कितने शेयर्स इशू करेगी और उनका मूल्य क्या होगा, इससे संबंधित नियम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया जाता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अंशों का आवंटन किस तरीके से होगा, अलॉटमेंट किस तरीके से होगा, इससे संबंधित नियम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होता है। कॉल्स ऑन शेयर्स, अंशों पे याचना किस तरीके से की जाएगी, उससे संबंधित नियम। लियन ऑन शेयर्स, अगर कंपनी के अंशों का अधिग्रहणता है तो उसके संदर्भ में क्या नियम होंगे, अगर डेप्ट लिया होगा तो उसके संदर्भ में क्या नियम होंगे, वो लियन ऑन शेयर्स के अंतर्गत बताए जाएंगे। ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, हम ये भी जानते हैं कि किसी भी कंपनी के अंश आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किए जाते हैं,
मोस्टली पब्लिक कंपनी के, तो उससे संबंधित क्या नियम होंगे उनकी जानकारी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को देना होता है। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, अगर अंशों का हरण कर लिया जाए, अगर किसी शेयर होल्डर ने जो भी राशि होगी अगर उसका भुगतान नहीं किया तो उसके अंशों को हरण कर लिया जाता है, उससे संबंधित नियम फॉर फीचर ऑफ शेयर के अंतर्गत दिए जाते हैं। अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर परिभाषा में कहा गया है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। हाँ, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अगर एक बार नियम बन गया तो उसे बदला जा सकता है, लेकिन नियम बदला जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट और अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब उसकी सीमा में रहकर, उसके बाहर जाकर नियमों को नहीं बदला जा सकता। अगर किसी कंपनी को अपने अंश पूंजी से संबंधित बातों को बढ़ाना या घटाना है तो सबसे पहले प्रोविज़न उन्हें अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बनाना होगा और उससे संबंधित नियमों को भी वहाँ पर व्यक्त करना पड़ेगा। तो अगर कंपनी अपनी अंश पूंजी में किसी भी तरीके का परिवर्तन कर रही है तो उसे अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज के अंतर्गत, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से संबंधित होता है, पहले वहाँ परिवर्तन होगा और फिर उसके संदर्भ में नियम और परिवर्तन को एम्प्लॉय कर दिया जाएगा। 9वां, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, अगर कोई कंपनी अपने अंशों को स्टॉक में परिवर्तित करना चाहती है तो उससे संबंधित नियम भी वहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो दे सकते हैं। वोटिंग राइट्स एंड प्रॉक्सीज, हम जानते हैं कि कंपनी में हर काम वोटिंग के आधार पर होते हैं, क्योंकि कंपनी एक लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। तो वोट किस तरीके से होगा, अधिकार किसको होगा, और प्रॉक्सीज को मतलब हम प्रतिपुरुष बोलते हैं, जो कि वो व्यक्ति होते हैं अगर मीटिंग कोई शेयर होल्डर अटेंड नहीं कर पा रहा है तो उनकी जगह पर वो अपने प्रॉक्सीज को मीटिंग अटेंड करने के लिए भेज देता है, अगर परमिशन होती है तो। मीटिंग्स का कंडक्ट किस तरीके से होगा, संचालन किस तरीके से होगा, हम ये भी जानते हैं कि कंपनी में सारी बातें प्रपोजल रखकर मीटिंग को बुलाकर एग्जीक्यूट की जाती हैं, तो उससे संबंधित नियम भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिए जाते हैं। डायरेक्टर्स, देयर अपॉइंटमेंट एटसेट्रा, हम ये भी जानते हैं कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन ये कुछ रियल पर्सन के द्वारा चलाई जाती है जिन्हें हम डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, उनकी सैलरी किस तरीके से निर्धारित की जाएगी, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में व्यक्त की जाएगी। कंपनी के उधार लेने की शक्तियाँ, बोरोइंग पावर्स क्या होंगी, उनको भी यहाँ पर व्यक्त किया जाएगा। कंपनी के लाभांश और संचय किस तरीके से बनेंगे, इसके संदर्भ में भी जानकारी, नियम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिए जाएंगे। कंपनी के अकाउंट्स और उनका अंकेक्षण, अकाउंट्स एंड ऑडिट, जिसको हम अंकेक्षण भी बोलते हैं। अंकेक्षण का मतलब होता है कंपनी के अकाउंट्स को ऑब्जर्व करना, उनका निरीक्षण करना और परीक्षण करना, तो उसके संदर्भ में जो नियम होंगे वो भी वहाँ पर दिए जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनी का वाइंडिंग अप, कंपनी का समापन किस तरीके से होगा। जिस तरीके से कंपनी की शुरुआत विधिवत होती है, कानूनी तरीके से होती है, ठीक उसी तरीके से उसका समापन भी विधिवत होना चाहिए। उसके संदर्भ में जो नियम होंगे वो वाइंडिंग अप के अंतर्गत बताए जाएंगे। तो यहाँ पर सामान्यतः एक कंपनी के कुछ नियम जो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बनाए जा सकते हैं वो आपके सामने रखे गए हैं। एक और बात मुझे आपसे बोलना है, जिस तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अल्टरेशन के बारे में मैंने आपसे बोला था कि परिवर्तन हो सकता है, ठीक उसी तरीके से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी परिवर्तन हो सकता है। कंपनी अपने नियमों में फेरबदल कर सकती है, लेकिन उसे एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये परिवर्तन बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं होना चाहिए और बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या कंपनीज एक्ट नहीं होना चाहिए। लास्ट में एक बात मैं और आपसे बोलूँगा, कुछ लोग इसे शॉर्ट में AOA बुलाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को MOA बुलाते हैं, जो कि सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन लोग बोल देते हैं बहुत आसानी से। लेकिन मेरा ये मानना है कि शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग जहाँ उचित हो किया जाए, लेकिन सामान्यतः हमें नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर हम लॉ का पेपर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हम इसके लंबे
रूप को व्यक्त कर सकते हैं या बोल सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ही बोला जाए तो वो सुनने में अच्छा लगता है। और अगर हम इतना भी समय नहीं दे सकते तो निश्चित रूप से हमें फिर ला के इस पेपर को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म का हम प्रयोग करें, लेकिन जो ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी के फॉर्मेशन में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनका प्रयोग भी हमें अपनी सद्बुद्धि से करना चाहिए। इनका उच्चारण भी हमें अपने अनुसार और सही तरीके से करना चाहिए। तो ये AOA बोलना और MOA बोलना कदापि उचित नहीं होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोल दे, कितना समय लगता है हमें, बोल सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बहुत आसानी से हम बोल सकते हैं। इसके कुछ फॉर्मेशंस हैं, फॉर्मेट हैं, उन्हें भी हम जानेंगे। वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में जानने का प्रयास करेंगे।